स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी जिंदाबाद में। और आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, कक्षा 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज हम। और चैप्टर नंबर पहला है, ठीक है, भूगोल का पहला। तो पहला चैप्टर क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम हर रोज़ उसी तरह से आज भी करेंगे। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं। मतलब देखो, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अगर हम आसमान को देखें तो कितना अच्छा सा लगता है कि नहीं। उसमें पहले एक या दो एक बिंदु जैसे दिखाई देते हैं चमकते हुए, है ना। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे चमकते बिंदु बढ़ते से चले जाते हैं। लेकिन हम उनकी गणना नहीं कर सकते, है ना। मतलब हम उनको लेकिन गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। मतलब धीरे धीरे बहुत सारे चमकदार जो बिंदु होते हैं, एक प्रकार से वस्तुओं से इसने दर्शाया है यहाँ पर, तो भर जाता है पूरा आसमान। लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते। अब उनमें भी कुछ धुंधले होते हैं और कुछ चमकीले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश में हीरे जड़े हों, है ना। मतलब ऐसे लगता है जैसे लाइट में हीरे जोड़ दी हों कहीं, जैसे मान लो कोई लाइट पड़ रही हो किसी चीज़ की और उसमें हीरे लगा दी हों, ऐसा लगता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ जो होते हैं टिमटिमाते हैं, मगर कुछ अलग तरह से टिमटिमाते हैं, कुछ अलग तरह से टिमटिमाते हैं। टिमटिमाहट का मतलब होता है चमकना, एकदम ज़्यादा लाइट, फिर एक कम लाइट, फिर ज़्यादा लाइट, फिर कम लाइट, ऐसे होता है ना एकदम वो चीज़। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब यहाँ पे दिया है बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चंद्रमा है वो टिमटिमाता नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये साबित हो रहा है कि जो चंद्रमा होता है वो हमारा टिमटिमाता नहीं है, ठीक है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे, है ना। मतलब ये जो सबसे पहली बात ये, देखो मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूँ, ये जो वस्तुएं बोल रहा है बार बार चमकती हुई वस्तुएं, तो ये तारों को बोल रहा है, ठीक है। हमारे जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं तो कितने चमकीले चमकीले तारे होते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें आप गौर से देखेंगे तो कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। मतलब कुछ तो, और उनमें भी कुछ बहुत चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो होता है वो बिना टिमटिमाता नहीं है वो, ठीक है, बिना टिमटिमा ही चमकता है। टिमटिमाना का मतलब मैंने आपको बताया था, एकदम ज़्यादा लाइट, एकदम कम लाइट, एकदम ज़्यादा लाइट, एकदम कम लाइट कहा था ना। लेकिन उसमें बताओ चंद्रमा का भी ज़्यादा कम लाइट होती है? नहीं होती ना। जैसा होता है वैसा का वैसे चमकता रहता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, देखते हैं, रोज़ देखते हैं चंद्रमा को। इन तारों के साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कभी हम देखते हैं थोड़ा सा चंद्रमा होता है, कभी देखते हैं आधा होता है, कभी पूरा होता है, कभी कभी होता है पूरा गोल गोल होता है कि नहीं। अलग अलग और अलग अलग समय पर होता है ये सब चीज़, और अलग अलग आकार का भी होता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं कि कहा यार पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा या पूर्णमासी बोलते हैं, आ रही गाँव में बोलते हैं पूर्णमासी। वो चीज़ जो होती है वो जब चांद पूरा हो जाता है तो 1 महीने में एक बार होता है ऐसा। उसी पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, ठीक है। जिस दिन ये मान लो जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात हम उसे बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, है ना। लेकिन 15 दिन के बाद नहीं देख सकते, सिर्फ उसी दिन देख सकते हैं पूरा चंद्रमा। लेकिन ये नहीं 15 दिन के बाद नहीं देख सकते इसे। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है ना। अब ये जो पूरी रात्रि होती है 15 दिन तक, ये होती है अमावस्या की रात, ठीक है। बोल रहे ना अमावस चल रही है ना, वो पूरी ये ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ये मान लो ऐसे समय पे इतना अच्छा लगता है आसमान का, अगर साफ़ है मतलब बादल वगैरह नहीं है, तो उसका अवलोकन इतनी अच्छे से कर सकते हैं, इतने अच्छे से, बहुत अच्छा दिखाई देता है इस समय, ठीक है। आसमान देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम
एक दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? है कि नहीं? देखो हम कभी कभी देखते हैं कि यार ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई क्यों नहीं देते, है कि नहीं? तो इसका कारण है, देखो जो आगे देगा, मतलब हम लोग कभी कभी ये सोचना चाहिए, हमारे माइंड में आता भी होगा कि ये चंद्रमा हुआ, तारे हुए, सब ये चमकती सी जो चीज़ें हैं जो चमकती हैं रात में, वो हमें रात में ही क्यों दिखाई देती हैं, दिन में दिखाई क्यों नहीं देती? तो देखो दोस्तों, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। मतलब रात में सूरज तो निकलता नहीं है, ठीक है? तो जो भी, अब जैसे मान लो रात है, ठीक है, रात में आप अगर टॉर्च जलाओ तो अलग से दिखाई देगा कि हाँ किसी व्यक्ति पर टॉर्च है, लेकिन वही टॉर्च तुम दिन में जलाओ तो टॉर्च तो दिखाई देगी, बल्कि तुम और पूरे दिखाई दोगे, लेकिन उसकी लाइट दिखाई नहीं देगी, ठीक है? तो यही कारण है कि मतलब लाइट दिखाई नहीं देती, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे तारे हैं, ठीक है, अब तारे जब देखोगे तो रात में तो चमकते हैं इसलिए दिखाई देते हैं, अब दिन में उनसे ज़्यादा लाइट आ जाती है सूरज की, तो उनसे वो दब जाते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते, ठीक है? इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, देखो बोला तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। देखो क्वेश्चन आ सकता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ठीक है? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सब वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, बस सिंपल सी बात है, वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऐसे करके बोल दो, ठीक है? अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब अब सूर्य ले लो, तारे ले लो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खगोलीय पिंड हैं, ठीक है? अब इन खगोलीय पिंडों को भी, इनमें देखो कुछ होते हैं बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, तो ये सब गैसों से बने होते हैं, ठीक है? इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, मतलब जो गर्म होते हैं तो ये नहीं कि उन्हें कोई गर्म करे, नहीं, वो खुद में गर्म होते हैं, ठीक है? और अपनी लाइट होती है खुद में, ऐसा नहीं है कोई उन्हें पहले लाइट दे फिर वो दिखाएंगे, नहीं, उन्हें खुद की लाइट होती है, खुद ही गर्म होते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब है देना या छोड़ना। जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज में खुद की लाइट होती है, खुद की गर्माहट होती है, तो वो छोड़ता है दिन में खुद, और बहुत तेज़ मात्रा से छोड़ता है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब देखो खगोलीय पिंड तो ये भी था, इन्हें तारा कहते हैं। आप देखो पूरा अगर शुरू से देखो तो देखो वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। लेकिन उन खगोलीय पिंडों में वो वाले खगोलीय पिंड जो जिनमें खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है और जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं, ठीक है? मतलब तारा, अब प्रश्न आ सकता है कि तारा किसे कहते हैं, कि तो अब हम आंसर देंगे तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसमें खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है, ठीक है? ये बोल सकते हैं। अब देखो जैसे उदाहरण में आ रहा तो सूर्य भी एक तारा है जिसमें खुद का ही सब कुछ होता है, प्रकाश वगैरह। ये देखो इधर ये दिया है खुद, मतलब खुद करने के लिए एक प्रैक्टिकल दिया है, इससे तुम्हें पता पड़ेगा वो आसमान कैसा होता है क्या नहीं होता। ये चाहो तो आप खुद भी पढ़ लेना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये क्या चीज़ है। ये ऐसे दिया है जैसे कागज़ में छेद करने हैं हमको, ठीक है? जैसे मान लो ये कागज़ है, इस कागज़ में हमने ऐसे ऐसे छेद कर लिए बहुत सारे, ठीक है? ऐसे छेद कर लिए, फिर एक टॉर्च ली हमने, टॉर्च, ठीक है? और टॉर्च से हमने इसमें प्रकाश डाला ऐसे करके। अब इधर कोई एक दीवार होगी, तो जब दीवार में हम देखेंगे तो इधर छेदों में से थोड़ी थोड़ी बिंदी सी दिखाई देंगी, ठीक है? तो अंधेरे में देख करना ये, जब अंधेरे में करोगे तुम, तो जब ये जो पेज है, ये वाला पेज, ये टॉर्च पे चिपका लेना यहाँ पे, तो ये बिंदी सी दिखाई देंगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये आसमान हो कोई, ठीक है, दीवार पे। तो आगे चलें, देखो अब यहाँ पे देखो ये जो नक्शा दिया हुआ है, एक प्रकार से जो चित्र दिया हुआ है, ये बहुत कुछ सिखाएगा। देखो कैसे सिखाएगा, पूरी ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, चाहे तारे कैसे भी हों वो सब सूर्य के समान ही है, क्योंकि भाई उनमें भी खुद का ऊष्मा है, खुद की लाइट है कि नहीं, तो सूर्य में भी तो यही चीज़ होती है, बस इसीलिए सूर्य है वो। तो देखो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत
अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि तारे कोई हो तो ज़रूरी नहीं है मतलब सूरज से छोटे ही हों, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सूरज से बहुत दूर हैं। मतलब हमसे सूरज पास है लेकिन सूरज से भी और दूर हैं तारे। तो एक बात तो हमें सूरज ही इतना छोटा दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद एक तो सूरज लाइट देता है और उसके बाद भी और पीछे है वो। तो अब ये बताओ, जैसे मान लो अगर कोई टॉर्च जला के हमारे आंखों पे मारे तो हमें उसके पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे समझ लो सूरज जलेगा तो उसके पीछे का हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, प्लस वो बहुत दूर और हैं तो और दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अगर दिखाई भी देते हैं तो रात में दिखाई देते हैं और बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात रही का भाई इनमें भी तो गर्मी होती है, लाइट होती है तो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? तो गर्मी इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे पास तो सूरज की गर्मी आती है, तो हम महसूस क्या करेंगे कि भाई ये तारे की गर्मी है, किसकी गर्मी है, ठीक है, इसलिए नहीं महसूस कर पाते। और लाइट तो इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि बहुत दूर है और सूरज हमें लाइट दे रहा है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है कि नहीं? मतलब दूर कोई चीज़ हो तो कितनी छोटी दिखाई देती है, ऐसे तारों का सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे हवाई जहाज देख लो ऊपर अगर उड़ता है तो कितना छोटा दिखाई देता है, तो ऐसे ही तारों का भी है। तारे बहुत ऊंचाई पर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों में देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखो नक्षत्र मंडल का मतलब ये है, मान लो तारे तुमने देखे होंगे, ठीक है, तो देखो ये देखो कैसी आकृति बना रहा है, कभी घोड़े जैसी आकृति बन जाती है, कभी स्टार टाइप जैसा बन जाता है, मतलब कई तारे मिलके, कभी देखो ये लाइन सी बना दी है। तो ये जो आकृति बनी हुई होती है, तो चौखाना सा बना है, चौकोर, ठीक है, इस तरह से जो आकृति बनी होती है इन्हें हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल, मतलब ये नाम है कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या हैं, ये नक्षत्र मंडल हैं, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि। देखो एक होता है सप्तर्षि तारामंडल या नक्षत्र मंडल, बहुत आसानी से पहचाना जाता है ये नक्षत्र मंडल। मतलब एक सप्त माने 7 और ऋषि माने संत, ठीक है, यानी कि देखो 7 तारे का वो होता है, एक समूह होता है, उसे हम बोलते हैं सप्तर्षि नक्षत्र मंडल, ठीक है। अब देखो ये अभी दिखाएंगे कैसा होता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। मतलब ये जो अर्सा मेजर था ना, इसी का भाग है एक नक्षत्र मंडल, ये अर्सा मेजर है, इसी का एक भाग है क्या, सप्तर्षि, ठीक है ना, सप्तर्षि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अब जैसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान और अधिक तारों ग्रहों को नक्षत्र मंडल को दिखाएं। मतलब कोई अगर हो आपके पास तो उनसे कहना, देखो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा, ये जो हैं इस टाइप से ये जो बने हुए हैं, ठीक है, ये नक्षत्र मंडल होता है। ये तुम आसानी से देख सकते हो, कभी भी आसमान में देखे ना तो इस टाइप से एक बना होगा, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप होता है ना, उस टाइप से बना होता है, ठीक है। तो ये 7 तारे होते हैं, 7 तारों को इन्हें बोला जाता है सप्तर्षि नक्षत्र मंडल, ठीक है। और ये जो 2 तारे होते हैं बिल्कुल सीध में, जो 2 तारे होते हैं ना एक लाइन में, ये होते हैं संकेतक तारे, ठीक है, ये होते हैं संकेतक तारे। और ये पूरे जो होते हैं ये होते हैं सप्तर्षि, ठीक है। अब आगे चलो। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब पहले के जो लोग थे, अब अभी तो मान लो चल गया है वो तुरंत दिशा यंत्र चल गए हैं, हाल देख लेते हैं कंपास वगैरह से, लेकिन पहले ऐसा कुछ तो था नहीं। तो पहले लोग तारों से ही देखा करते थे, अब हम कौन सी दिशा में, अब हम कौन सी दिशा में, लेकिन कैसे देखा करते थे है कि नहीं। जैसे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब एक उत्तरी तारा होता है, देखो ये जो है ना ये वाला, इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं और इसको उत्तरी तारा भी बोला जाता है। उत्तरी तारा मतलब उत्तर दिशा को दर्शाता है ये, ठीक है। लेकिन कैसे, अब हमारे समझ में आ रहा कि कैसे ऐसा हो सकता है ना, होता है। अब देखो अब बताएंगे कैसे होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। भाई देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो एक जगह पर रहेगी तो हम उससे कोई चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। मान लो हमारे पीछे कोई खड़ा है, ठीक है, तो अब वो वहीं खड़ा रहेगा, तो अब हम आसानी से ये कह सकते हैं। जैसे मान लो अब हम उसके साथ चेहरा करेंगे तो हम कह देंगे वो हमारे सामने खड़ा है। अगर हम अपना चेहरा इधर कर लेंगे तो हम बोल देंगे वो हमारे पीछे खड़ा है कि नहीं। ऐसे अगर एक ही जगह पर कोई चीज़ खड़ी है या टिकी है तो हम उससे अपनी स्थिति जान सकते हैं। ऐसे ही
आपस में मिलाते हुए नहीं, यहाँ पे थे, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आपको ये कहेगा ये बताओ हम तो ये कैसे जानेंगे कि ध्रुव तारा है कहाँ। तो देखो जो सप्तर्षि तारामंडल होता है उसे तो हम आसानी से देख ही लेते हैं, सप्तर्षि नक्षत्र मंडल को। तो जो संकेतक तारे हैं, संकेतक तारे होते हैं, उसकी बिल्कुल एक लाइन में देखो, अगर एक लाइन में देखो तुम्हें एक जगह तारा मिलेगा जो बहुत चमकता हुआ होता है, ठीक है, बहुत चमक रहा होगा, और वही होता है ध्रुव तारा, ठीक है। अब देखो जैसे ये इसमें बताया हमें, आप देखेंगे कि सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, यह पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मतलब इस लाइन में तुम्हें एक काल्पनिक लाइन खींचनी, मतलब अपने माइंड में खींचनी है, ठीक है, कि भाई अगर ये जाएगी और बढ़ाते जाओ तो एक तारा ऐसा मिलेगा बहुत चमकता हुआ, तुम फिर अपने आप समझ जाना कि ये ध्रुव तारा है, ठीक है। अब देखो प्रश्न आता है कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब देखो 3 प्रश्न बन चुके हैं अब तक, खगोलीय पिंड, ठीक है, तारे और ग्रह। अब ग्रह किसे कहते हैं, तो देखो ये भी खगोलीय पिंड होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों में क्या था, अपनी प्रकाश और ऊष्मा थी, इसलिए वो तारे थे। इनमें प्रकाश और ऊष्मा खुद की नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब तारे जो होते हैं वो अपना प्रकाश देते हैं कि ले भाई तू भी चमक ले, ठीक है, तो वो कहलाते हैं ग्रह, ठीक है, वो पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब समझ गए, खगोलीय पिंड से बना तारे और तारों से बने ग्रह, ठीक है। अब ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट का कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं ग्रह को, प्लेनेट। ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब देखो यहाँ से समझ में आता है ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब क्या है, मतलब प्लेनेट को लैटिन भाषा है एक, मतलब ग्रीक भाषा है, उसमें प्लेनेटाई से मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो ग्रह होते हैं वो किसी न किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे ही पता लगता रहता सब चीज़, चारों घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, अब देखो जो पृथ्वी है वो भी तो ग्रह ही है, तो जिस पर हम रहते हैं वह पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। मतलब अब देखो ये भी एक जानने की बात होती है भाई, अगर ग्रह है तो ये करती कहाँ से है, इस पे प्रकाश कहाँ से आता है, तो प्रकाश आता है इस पर, तो ये ग्रह है तो किसी न किसी तारे से प्रकाश आता होगा। तो वो तारा कौन सा है, तो वो तारा है सूर्य। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा आती है, ठीक है, तब हमारी पृथ्वी ले पाती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, मतलब अगर कोई ये पूछे हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो वो कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखो अभी बताया था कि ग्रह जो होते हैं किसी तारे से प्रकाश या ऊष्मा लेकर तब चमकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी भी चमकती होगी। लेकिन हाँ ये बात सही है, अपनी पृथ्वी भी चमकती है, लेकिन कब, जब हम कम से कम चंद्रमा से अपनी पृथ्वी को देखें तो अपनी पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो ये कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटी पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। दूरबीन होगी तो आसमान में आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब देखो ये देखेंगे, जैसे मान लो ये है हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य कहाँ है, ये रहा सूर्य, ये रही पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, शनि। तो अभी छल्ले की बात कर रहा था, यही छल्ले हैं एक प्रकार से। मान लो अगर हम दूरबीन से देखेंगे सारे सारे दिखाई देते हैं। अब एक बात सोचिए, देखो हमारी पृथ्वी रही ये, ठीक है, पृथ्वी का हमारी ये। अब कोई ये पूछे हमारे पृथ्वी के सबसे पास कौन सा वो है तारा, तो तारा इनमें से क्या है, सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य होगा पास में इनके। लेकिन अगर कोई पूछे ग्रह कौन सा है, तो ग्रह कौन सा है इसमें सबसे नज़दीक सूर्य के ग्रह कौन सा है, देखो इसमें बुध, और पृथ्वी के सबसे शुक्र, ठीक है ना। इस तरह से यहीं से पता पड़ जाता सब कुछ। तो देखो अब यहाँ पे ये चीज़ और दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गई हैं। और यहाँ ये एक और रहेगा, ये नेपच्यून, ये इधर रखा है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का इन्हीं की तरह है। अब देखो बुध,
और ये जो ये दी गई है ना बुध मरकरी, तो मरकरी को इंग्लिश में बोला जाता है। देखो पूरी चीज़ बता दूँ तुम्हें क्या है। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। और ये 778 जो लिखा है ये लिखी है सूर्य से दूरी, ठीक है। तो देखो इसका एक का मतलब, सिर्फ एक का मतलब है एक, मतलब देखो इनकी जो किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर जैसे 8 लिखा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये है 778 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। मिलियन में दिया है, मिलियन किलोमीटर में दिया है इनका जो मापन दिया है, ठीक है ना। अब जब हम आगे ये पढ़ेंगे जो तथ्य दिए हुए हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि नहीं। अब देखो सूर्य बुध, पहला बुध का दिया है तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ये 88 दिन में लगाता है और अपने पक्ष पर घूर्णन 59 दिनों तक करता है, मतलब अपने ही उस पर घूमता है अक्ष पर, ठीक है ना। और शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ये 255 दिन में लगाता है और ये भी अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन तक करता है। और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन तक और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। इसका मतलब ये है, ये पृथ्वी वाला तुमको याद रखना है ज़रूर, ठीक है, ये आ सकता है। अब मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, मतलब ये तो सारे ऐसे ही हैं, आप कर लेना, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक और ये चट्टानों से बने हैं, और ये हैं बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि चट्टानें, पृथ्वी की चट्टानें पहुँच गई वहाँ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जब पिंड, ये तारे बने थे, जब वो आया था पिंड, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जब पिंड आया था तो वो टूटा था कई भागों में। तो कहीं जो मान लो बहुत कठोर मिट्टी चली गई तो चट्टानों का नाम दे दिया गया उसे, और कहीं वैसा पदार्थ टाइप का गया था तो उसे तरल पदार्थ बोल दिया था। तो जो बाह्य ग्रह हैं जो दूर दूर हैं वो बाह्य ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के भी हैं। तो ये किससे बने हैं? गैस और पदार्थों से, तरल पदार्थों से। लेकिन ये जो आंतरिक हैं, आंतरिक ये बहुत नज़दीक हैं सूर्य के, ठीक है, और ये चट्टानों से बने हुए हैं। तो ऐसे हम याद रखेंगे। अभी आगे चलते हैं। देखो ये दिया है आसमान में, ये है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा दिखता है ना, ये हमारा ग्रह नहीं है, ये एक उपग्रह है। लेकिन उपग्रह समझ नहीं आया है कि नहीं? उपग्रह अब देखो समझ में आएगा कैसे। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी भाई अपनी तरह अपने खुद का प्रकाश और ऊष्मा तो है नहीं, वो सूर्य से लेती है। बिल्कुल सेम कंडीशन चंद्रमा की भी है, वो भी उसकी परिक्रमा करता है और उससे ही ऊष्मा लेता है और उससे ही प्रकाश लेता है, ठीक है। इसलिए इसको उपग्रह बोला जाता है और पृथ्वी का सहचर बोला जाता है। अब देखो सौरमंडल, अब प्रश्न आता है सौरमंडल किसको बोलते हैं? तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 2 तरह का है, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सब खगोलीय पिंड ही होते हैं, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब देखो आएगा सौरमंडल किसको बोलते हैं। तो देखो सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? जैसे क्षुद्र ग्रह होगा, कुछ क्षुद्र ग्रह होता है, कुछ उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे मान लो एक प्रकार से ये है सूर्य, ठीक है, और मान लो ये है सौरमंडल। तो इस सौरमंडल में कौन कौन होंगे? 8 तो ग्रह होंगे ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और कुछ खगोलीय पिंड होंगे, जो ये भी खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र होते हैं कुछ, और कुछ उल्का पिंड होते हैं, ठीक है ना। वो सब मिलकर इस पूरे को कहेंगे हम सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल बोलेंगे। और इसका मुखिया होता है सूरज, ठीक है। इस टाइप से हम याद रखेंगे सारी चीज़। अब बात आती है सूर्य। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसे मान लो ये सौरमंडल है तो सूर्य यहाँ पे है बिल्कुल केंद्र में, ठीक है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये बहुत बड़ा है, बहुत, ठीक है, और इसमें गैसें हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी गर्म गैसें। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
मतलब देखो इसमें ना खींचने की शक्ति है, ये समझ के चलो आप। जैसे मान लो मैं किसी को खींचूँ तो वो मुझसे बंधा रहेगा ना, दूर जाने की बेशक कोशिश करे लेकिन मैं उसे पकड़ के रखूँगा। इसीलिए सौरमंडल एक उसमें है, आकृति में है, मतलब एक प्रकार से। तो सब उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि वो खींचे रखता है, सूर्य सबको खींचे रखता है, ठीक है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। मतलब पूरे सौरमंडल को सिर्फ सूर्य ही सबको प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है, ये मान के चलो आप। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये याद रखना, ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाएगा ये। अब देखो बात ये आती है अच्छा कि यानी कि देखो एक तो सूरज बहुत अपने नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक भी है, फिर भी उसकी हमको वो नहीं लगती है, क्या बोलते हैं, गर्मी। तो इसका कारण ये है क्योंकि वो अपने पृथ्वी से इतनी दूर है कि बेशक पास और बाकी सबके बजाय तो पास है, लेकिन वैसे बहुत दूर है। कम से कम ये देखो लगभग दिया है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अब बताना 15 करोड़ किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया कि है कि नहीं। अब देखो अब आया ग्रह। अब ग्रह समझो, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो वहाँ पे दिखाए गए थे ना, वो सारे के सारे ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का ये देखो तरीका दिया है। अब देखो सबसे पहली बात है कि ये जो दिया है ना, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो ये 8 ग्रहों के नाम दिए हैं, प्लस ये ऐसे दिए हैं जैसे सूर्य से पहले कौन नज़दीक है, फिर उससे दूर कौन 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 है, इस तरीके से दिए हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये तरीका है, अगर तुम याद करना चाहो अंग्रेजी के ग्रहों के नाम याद करने का तरीका है, जैसे माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है ना, इस तरीके से। अब याद कैसे करेंगे, जैसे एम, तो एम देखो, एम से सबसे पहले क्या दिखेगा यहाँ पे, मरकरी, ठीक है, ऐसे मरकरी, फिर उसके बाद कौन सा है, इस तरीके से हम देखते जाएंगे। फिर वीनस, अर्थ, मंगल, इस तरीके से सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ये तरीका दिया है उन्होंने। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरीके से सारे के सारे हैं। तो अब आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पक्ष पर, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं उनका एक बनी हुई, एक प्रकार से ये समझ लो एक रास्ता बना हुआ है कि भाई तुम्हें इसी रास्ते पर ही चक्कर लगाने हैं, ठीक है, ये समझ के चलो। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब ऐसे दीर्घवृत्ताकार आता है, सब दीर्घवृत्ताकार कैसे, तो ये समझ लो ऐसे ये सूर्य है, ठीक है ना, तो एक इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार जो होता है ना, इस तरीके से जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है मान के चलो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, तो एक ये रास्ता हो गया, तो सबके लिए बने हुए हैं। जैसे मान लो इसमें पृथ्वी घूमेगी तो भाई देखो पृथ्वी तुम्हें ऐसे ऐसे लगानी है चक्कर, इसमें बुध है तो बुध भाई तुम्हें ऐसे लगाना है, इसमें मंगल है तो ये भाई तो ऐसे लगानी है, इसमें कुछ और है तो वो इस तरीके से, मतलब सिर्फ अपने रास्ते पर ही घूमेंगे, ठीक है। और इनका नाम क्या है, जैसे मान लो ये जो रास्ते बने हुए हैं इस तरीके से, इनका नाम है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है ना, दीर्घवृत्ताकार तरीके में है ये, मतलब ये आकृति होती है दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब ये चीज़ है क्या, ये रास्ते नहीं है, ये कक्षा होती है, ठीक है। ये बोलते हैं तुम अपने कक्षा में घूमना, ठीक है, इस तरीके से। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला वो है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रह, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब बताओ सबसे पास ही तो है, जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है तो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा कितने लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब देखो ये आया, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब देखो जुड़वां, इसका मतलब एक प्रकार से बहुत घनिष्ठ, ये समझ के चलो। मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन है, ठीक है ना, तो जुड़वां ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है, ये समझ के चलना, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। मतलब बिल्कुल ये समझ, जुड़वां का मतलब क्या है, कोई सेम लगता वही तो होता है कि जैसा, अरे ये तो बिल्कुल जुड़वां है, इसी तरीके समझ लो। जो शुक्र है वो अपनी पृथ्वी की तरह ही लगता है, आकृति और उसका आकार लगभग सेम ही है, लगभग, बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते लेकिन लगभग सेम है,
ठीक है ना, इस तरीके से। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में खोजा था ये UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब ये ग्रह नहीं है लेकिन ये बौना ग्रह है प्लूटो, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। क्यों? क्योंकि अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि नहीं कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड ये सब बौने ग्रह कहे जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये अलग से दिया है शब्द, क्या आप जानते हैं? हाँ देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ये हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पौराणिक रोमन कहानियों में, पौराणिक जो रोमन कहानियाँ होती हैं उनमें सोल एक शब्द आता है, उसे सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, कहते हैं ना सौर ऊर्जा, तो वो समझ लो सूर्य की ऊर्जा से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल का बोला जाता है। अब तो जहाँ सोल था तो यहाँ हो गया सोलर सिस्टम यानी सूर्य का सिस्टम। इसी प्रकार देखो सूर्य के परिवार को बोला जाता है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्दों को लिखें। हाँ क्या कुछ भी लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा हो गया है ना, सौर शक्ति, बहुत सारी चीज़ें सौर के ऊपर। अब शब्द की उत्पत्ति, ऐसे शब्द नहीं अभी नहीं, जैसे मान के चलो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे मान लो को बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपनी भाषा में तो करते हैं लेकिन हो सकता है वो शब्द किसी और भाषा का हो, ठीक है ना, ज़रूरी ना कि वो हमारे भाषा का ही हो, हम किसी और भाषा के शब्द यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी, अब हम लोग बोलते हैं ना जियोग्राफी, ये अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अब बताओ, हम लोग जियोग्राफी ऐसे आसानी से बोल देते हैं जियोग्राफी, लेकिन पता कभी कहाँ से लिया गया नहीं है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जियोग्राफी जो है अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जे शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है ना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। अब देखो ये जैसे जियो को हम बोलते हैं लॉजिया, मैट्री, ठीक है, और ये ऑइड, तो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार का अनुरूप, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, क्या आप जानते हैं रात में आसमानों में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है, मतलब बहुत प्रसन्न होता है रात में अगर आसमान को देख ले, मतलब तारे वगैरह देखते हो बहुत अच्छा लगता है। तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जैसे मान लो जब इतिहास पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें जो इतिहास के अतीत के बारे में पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, उन्हें इतिहासकार या पुरातत्वविद बोला करते थे। ऐसे ही अगर आसमान या मान लो अपने भौतिक चीज़ों के बारे में कोई अगर वो करता है तो उसे खगोल शास्त्री बोलते हैं। खगोलीय पिंडों के बारे में कोई भी अध्ययन करेगा तो उसको बोलेंगे खगोल शास्त्री, ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अब देख लो आर्यभट्ट, बताओ खगोल शास्त्री भी थे, ये देख रहे हो, मतलब ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और मैथ के भी थे, तीनों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। मतलब उन्होंने तभी बोल दिया था कि जो चंद्रमा है वो सूर्य अपना प्रकाश देता है उसके बाद चमकता है। समझ में आया? मतलब सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है, जरूरी नहीं है मतलब चंद्रमा अपना खुद का हो, नहीं, सूर्य देता है अपना प्रकाश तब चंद्रमा जाकर चमकता है। अब आए तो पृथ्वी के ऊपर, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। देखो सूर्य से अगर दूरी देखा जाए तो मान लो ये सूर्य, सबसे पहले कौन है? बुध, ठीक है ना, उसके बाद वीनस, उसके बाद फिर है डायरेक्ट यही पृथ्वी, यहाँ पे था ना, यहाँ पे वही। तो मतलब अगर सूर्य से दूरी देखा जाए तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, लेकिन आकार में देखा जाए, ठीक है ना, तो आकार, अरे ये कहाँ गया, हाँ,
और ये फिर है आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में अगर देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो यानी चार और भी होंगे पहले से, ठीक है ना। तो चार अलग हैं और ये पांचवा है, मतलब इससे चार और भी हैं बड़े ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ध्रुवों यानी तो हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, इस तरह की है हमारी, इस तरह की, ठीक है। तो जो ध्रुव होते हैं यहाँ पे थोड़ी चपटी सी है इस तरीके से, मतलब थोड़ी पतली है और बीच में इस तरीके से मोटी है। इस टाइप जो गोलगप्पा देखा ना, गोलगप्पा होता है इस तरीके से होता है जो गोलगप्पा ऐसे होता है ना, इसी तरीके से ये समझ के चलो आप, ठीक है। ध्रुवों पर चपटी इसीलिए से बोलते हैं भू आभ, ठीक है, कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है भू आभ क्या कहते हैं, या भू आभ पृथ्वी को क्यों कहा जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है। और भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, मतलब तुम और किसी ग्रह पर जाओगे तो कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, या पानी कमी है कुछ, मतलब लेकिन एक व्यक्ति अगर ज़िंदा रह सकता है कहीं पर तो वो है हमारी पृथ्वी, बस ये समझ के चलो। फिलहाल तो आगे का काम चल रहा है। तो पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, जहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भाई हमारे लिए और क्या चाहिए, हवा पानी हो बस, और क्या है, जिंदा रहेंगे। जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंसान आराम से निवास कर सकता है, रह सकता है, जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है वायु में, ठीक है। और सारी अनुकूल परिस्थितियाँ, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, आराम से कोई भी व्यक्ति रह सकता है, ठीक है। और इसीलिए इसको पूरे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया कि यार ये है कैसा, यहाँ पर सब चीज़ अनुकूल है, अच्छी है, सब कुछ है कि नहीं। ये है अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखो ये आ सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, लेकिन क्यों पता है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ये समझ लो, मतलब 2/3 पृथ्वी, पूरी पृथ्वी नहीं, मतलब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पर सतह होगी, यानी कि जो ज़मीन है, ठीक है ना, वो तो अपनी अलग हो गई। उसके बाद जो जगह बची, यानी सतह होती है, ये सतह, ये 2/3 पानी से भरी हुई है या फिर ढकी हुई है, ये समझ के चलो। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ऊपर से जब देखते हैं ना अंतरिक्ष से तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, चमकती है नीले रंग की तरह, ठीक है, इसलिए। अब देखो रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 का सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ठीक है। आप करो, वैसे मुझे पता तो है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद देखोगे, जाके गूगल करोगे कि कौन, या ये लिख देना प्रथम भारतीय जो चंद्रमा पर गया, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग, ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये और दिया है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ओ भाई, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब बताओ, देख रहे हो, मतलब सूर्य कितनी दूर है। मतलब प्रकाश की जो गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश। इस गति के बावजूद भी सूर्य की लाइट हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगा देती है। तो सोचो कितनी दूर है हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है अपना सूरज, ठीक है ना। अब देखो, अब आता है चंद्रमा की बात, है कि नहीं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, केवल एक उपग्रह है अपने पृथ्वी के पास, ये ध्यान रखना, और उसका नाम है चंद्रमा। व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब व्यास जानते हो कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये है कोई, जैसे ये पृथ्वी है गोल गोल, ठीक है, ये रही। अब इसमें ये जो होता है व्यास, ये व्यास होता है, ठीक है। और अब कोई पूछे त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, आधी से ये तो ये त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इसका व्यास केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि इतना छोटा है तो फिर हमारी पृथ्वी इतना बड़ा क्यों दिखाई देता, नहीं 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 नहीं, ये अंतरिक्ष से देखोगे तो
बड़ा दिखाई देगा, मगर लेकिन मान लो हमारी पृथ्वी से बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा वैसा है, मतलब पास है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। ठीक है ना। अब देखो दिखाई कैसा दे रहा है, ये देखो थोड़ा हरा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा पानी से दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा ही तो है। ठीक है ना। अब अपनी पृथ्वी होती तो पृथ्वी ऐसी है, मगर कैसी दिखाई देती? थोड़ी सी, मतलब इस तरह से दिखाई दे, मतलब इस तरीके से दिखाई देती थोड़ी सी, क्योंकि लेकिन ये गोल सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए ये चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी नहीं है। हमारी पृथ्वी और इसमें यही फ़र्क है, लेकिन अच्छा लगता है बहुत। ये भी देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। अब देखो आगे चलते हैं। यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, बस ओनली इतना दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब बताइए 3 लाख, मतलब ये समझ लो कि इसकी लाइट आती होगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी आ जाती होगी, है कि नहीं? क्योंकि 3 लाख किलोमीटर तो बिल्कुल वो है, उसकी चाल है प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो तुरंत आ जाती होगी अपने पास। तो चंद्रमा की लाइट आएगी भाई, आ गई हमारे पास। और लेकिन सूर्य की सोचो कितनी, अरे भाई सूर्य तो बहुत दूर है। इसी तरह से अब देखो, ये देखो रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा में प्रवेश, है ना। ये आप जानते ही होंगे कैसे रॉकेट छोड़ा जाता है, इसका प्रक्षेपित कैसे किया जाता है। और नहीं जानते हो तो नेट पर खोजना, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है। अब देखो, और ये देखो ये चंद्रमा का ये सीन लिया गया है ना, ये अंतरिक्ष से लिया गया है। ठीक है। अंतरिक्ष से ऐसा दिखाई देता है चंद्रमा। अब उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या होते हैं? अब प्रश्न आता है, बार बार आ रहा था, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब देखो, जैसे अब सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। ठीक है। लेकिन ग्रहों के जैसे मान लो अब सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी लगाती है चक्कर, तो पृथ्वी क्या हुई? ग्रह। अब पृथ्वी के भी चारों ओर कोई चक्कर लगा तो वो क्या हो जाएगा? उपग्रह। ठीक है। तो जैसे मान लो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो ग्रह हो गई। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह। ठीक है। ऐसे समझ के चलो। और अब आ गया है मानव निर्मित उपग्रह। ये एक कृत्रिम पिंड है, ये समझ के चलो आप। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया ये पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। मतलब ये देखो एक प्रकार से ये समझ लो ये भी एक उपग्रह ही होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं और ये रॉकेट द्वारा छोड़े जाते हैं आसमान में, और वहाँ पे जिस तरह से पृथ्वी घूम रही होती है उसी के आगे या पीछे ये छोड़ देते हैं, जो कि पृथ्वी के पूरे जानकारी हमारी पृथ्वी पर देता रहे। ठीक है ना। पूरी जानकारी आ जाती है सिर्फ उसी उपग्रह से जो मानव भेजते हैं। ठीक है ना। और इसके जैसे मान लो अपने भारत के कुछ हैं भी वहाँ पे अभी भी, जैसे एक इनसैट है, IRS है, एडुसैट है, ये सारे के सारे वहीं पे हैं। ठीक है। इन्हें बोल, और देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब वही हैं। देखो इस तरह का हो जाता है, ये छोड़ दिया, अभी आराम से घूमता रहेगा। पहले यहाँ से रॉकेट छोड़ा पृथ्वी से, ये देखो आया ऐसे, अब यहाँ से ये हटा, अभी बीच में तुमने देखा होगा, है ना, अभी टीवी पे दिखाया था, जो छोड़ा गया था फेल हो गया ना, उसी तरीके से ये होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ये देखो क्वेश्चन दिया, सोचना खुद। ठीक है। अब देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब देखो 27 दिन में चंद्रमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिन में चक्कर लगा देता है पृथ्वी का? तो 27 दिन में पूरा चक्कर लगा देता है, और इतने ही दिन में कम लगभग वो अपनी भी अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है। पूरा चक्कर अपने अक्ष पर भी घूम जाता है 27 दिन में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से हमें चंद्रमा के दोनों भाग दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर आदमी जीवित नहीं रह सकता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। देखो इस पर जैसे हमारे यहाँ पर्वत वगैरह हैं, ऐसे वहाँ पर भी हैं, मैदान भी हैं, गड्ढे भी हैं, इसलिए उसकी सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है ना तब देखना, तो चंद्रमा पर तुम देखोगे वहाँ पे कुछ छाया सी दिखती है। जैसे मान लो पहाड़ों पे जो
पहाड़ दिख रहे होंगे, इस तरह से दिखते हैं। अब आता है देखो, तब आया था क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सारे मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे, ये आ गए। अब देखो क्षुद्र ग्रह कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरह के क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो, अब मैंने तब आपसे बोला था कुछ, जैसे मान लो अगर मैं खींच रहा हूँ तो हमसे दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सूर्य में एक शक्ति होती है, एक प्रकार से खिंचाव शक्ति, जो कि सबको खींचे रखता है। तो उसमें तो फिर कोई भी आ जाए सबको खींचेगा। तो एक तो तारे मतलब होते ही होते हैं, ग्रह होते ही होते हैं, उपग्रह होते ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। मतलब तारे भी नहीं होते ये ग्रह भी नहीं होते हैं, ये उपग्रह भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर होते क्या, ये होते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मतलब अब देख लो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। देखो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है ना। मैंने बोला था ना, ये जब टूटा था तो बहुत सारे इधर उधर गिर गए थे, तो वो ही हैं, ये छोटे छोटे रह गए थे, ये क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। अब आता है उल्कापिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या थे, मतलब ये उनसे भी छोटे हैं, क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अभी तुमने सुना हो कुछ दिन पहले का, अरे क्या कह रहे, एक उल्कापिंड गिरने वाला, उल्कापिंड गिरने वाला, ठीक है ना। वो इसीलिए है कि पत्थर टाइप का उल्कापिंड होता है जो कभी कभी इतने नज़दीक आ जाता है पृथ्वी के कि पृथ्वी पर गिरने वाला ही होता है। तो कभी कभी तो जल जाता है वो, ठीक है, क्योंकि भाई सूर्य की गर्मी से जल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो गिर भी जाता है, वो गिर जाता है तो गड्ढे भी कर देता है अपनी पृथ्वी पर, ठीक है ना, इतना वो हो जाता है। क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी होती है आकाश गंगा। देखो अब आपने अगर गांव के होगे तो आपको पता होगा, जैसे बोल देते हैं कि किसी भगवान का हाथ ही निकल के गया है ना। तो देखो ये सफ़ेद सफ़ेद वो बन गया रास्ता, बोलते हैं ना, वो कोई भगवान नहीं होते हैं, वो सिर्फ ये आकाश गंगा होती है, ये पट्टी होती है आकाश गंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तारे होते हैं, लाखों तारों का समूह होता है। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब हमारी प्रकृति कितनी बढ़िया है, कितनी खूबसूरत है। देखो यहाँ लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाता है, ठीक है। वो जो पट्टी होती है ना सफ़ेद सफ़ेद, उसको हम मिल्की वे बोलते हैं या फिर आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अब देख लो, जो हमारा सौर मतलब इस आकाश गंगा में पता नहीं कितने सौर मंडल होंगे, आप ये कह सकते हो, समझ में आया। तो मतलब हमारा जो सौर मंडल है वो मात्र एक इस आकाश गंगा का एक भाग है, मतलब हमारे सौर मंडल से बहुत बड़ा होती है ये आकाश गंगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। अच्छा, क्यों की गई होगी, क्योंकि भाई ये भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हो, वो नदी भी सफ़ेद सफ़ेद दिखती है कि नहीं। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है इस प्रकार की। अब देखो मतलब क्या क्या है इसमें, है कि नहीं। और इसका कोई पूछे कि इसका नाम आकाश गंगा क्यों पड़ा, तो देखो प्राचीन भारत में इसकी तुलना एक नदी से की गई, इसलिए। अब नदी कौन कौन सी होती है, देखो उसमें गंगा भी नदी होती है ना, अभी आकाश में होती है इसलिए इसे आकाश गंगा कहा गया, ठीक है ना। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आपको पूछे ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं, उसे ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। भाई देखो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि नहीं। कभी सोचा तुमने तो कितना बड़ा है, तो बस यही सोचते रहोगे यार पता नहीं कहाँ तक होगा, तो कल्पना करना ही बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जानकारी जुटे हैं, वही जानकारी लेने में हमारे साइंटिस्ट, लेकिन अभी तक कोई नहीं कर पाए हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं।
आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगा मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो देखो अब ये आ गया, ये पूरे पाठ का सार है, ये समझो। मतलब एक होता है सौर वो ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में होती है आकाशगंगा, आकाशगंगा में होता है सौरमंडल, और सौरमंडल में होती है पृथ्वी, पृथ्वी में होते हैं हम। समझ में आया? अगर कोई ये बोले हम किसका भाग हैं, तो हम पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, हम पृथ्वी का भाग हैं। और पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। और सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है। और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। ठीक है ना? इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब देखो ये आ गया, सच बताना। क्या ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा चैप्टर? और ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ऊपर बताया था मैंने आपको। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्रश्न को ये मत समझना क्या समझते हैं, मतलब ये समझ लो सौरमंडल किसे कहते हैं, बस। तो वही है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो, वो दिया था ऊपर। वही एक लाइन दी थी, पूरी तरीका भी बताया था याद करने का, उससे तरीका से याद कर लेना। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे नहीं बताऊंगा नहीं मैं, आप खुद पढ़ोगे दोबारा। अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना वीडियो को, आप समझ जाओगे। ब्रह्मांड क्या है ये भी आप जानते हो, अभी बताया तुरंत ही। अब देखो ये सब मुझे लगता है आपको सब कुछ करना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो और तो कुछ है नहीं इसमें जो पढ़ाने के लिए, ये खेल है, अगर आप चाहो तो खेल लेना, ठीक है? लेकिन खेलना भी चाहिए, पुस्तकों से जुड़े हुए खेल, सब खेल खेलने चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अच्छे से इसको सपोर्ट करना, ठीक है बच्चों? ओके बाय, ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके।